हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो हमने 4 पार्ट्स में जो है इसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया। तो होप्स आपको समझ आया होगा, तो आप उनको ज़रूर देखें ताकि आपको 5th पार्ट अच्छे से समझ इसका आ जाए। तो हमने इसमें कुछ टॉपिक्स को जो है डिस्कस किया। बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हमने पढ़ी। द किल्टन ईयर्स पढ़ा, किल्टन का दौर पढ़ा हमने। इसमें 9/11 ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, इसके बारे में पढ़ा हमने। विश्वव्यापी जो एक था द इराक इन्वेंशन के बारे में हमने पढ़ा, यानी कि जो इराक पर आक्रमण, उसका हमने जो है डिस्कस किया। एंड देन हमने व्हाट डज हेजेमनी मीन, यानी कि वर्चस्व का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। लास्ट पार्ट में हमने यही हेजेमनी मीन और हेजेमनी एज हार्ड पावर के बारे में, यानी कि इसकी जो सैन्य शक्ति है उसके बारे में हमने उसको डिस्कस किया था। देन आज जो है हम टॉपिक करने वाले हैं वो है 5th पार्ट में हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, यानी कि जो इसका ढांचागत उसकी जो ताकत है उसके अर्थ में हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है कि अमेरिका का स्ट्रक्चर कैसा है। और बता दूं तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका इंडिविजुअली जो है इन तीनों में से, जैसे कि हार्ड पावर हो गया, सॉफ्ट पावर हो गया, या आपका स्ट्रक्चरल जो पावर है उसके बारे में जो है इंडिविजुअली पूछ लेता है। तो मोस्ट जो क्वेश्चन ये जो आता है वो है स्ट्रक्चर पावर जो इसका है, यानी जो ढांचागत ताकत है, वो वैल्यू बेस भी आपसे पूछ सकता है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा इस चैप्टर का। तो वर्चस्व में अगर हम बात करें, हमने अभी हार्ड पावर पढ़ा, यानी कि हमने सैन्य ताकत के बारे में पढ़ा। वो आपने देखा कि वो अमेरिका उसमें कितना आगे है, तो उसमें तो है ही, लेकिन अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये सेकंड वाला ना काफ़ी डिफरेंट है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर पावर है ना, ये फर्स्ट से काफ़ी डिफरेंट है। तो इसमें बेसिकली बताया क्या गया है कि भाई जो अमेरिका है, तो ये इसके स्ट्रक्चर यानी ढांचागत से क्या बता रहे हैं कि जो इसकी इकोनॉमिक पूरे वर्ल्ड में जो पावर है ना, बहुत ही ज़्यादा ये आगे निकल चुका है। और आपने पढ़ा भी था कि ये जो है कितना इकोनॉमिक में कितना ज़्यादा आगे है अर्थव्यवस्था में। तो ये अर्थव्यवस्था में काफ़ी देशों से आगे निकल चुका है। तो अगर हम बात करें, इट इमर्ज फ्रॉम अ पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो यानी कि इसका रिश्ता जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था की खास समझ है, यानी कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को लेकर ये बात यहाँ पे करता है। तो अगर हम बात करें इसका एक बेसिक, अगर हम बात करें तो ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था, यानी अगर हम बात करें इकोनॉमिक, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक की, तो कोई एक अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश भी ज़रूरी होता है जो इस व्यवस्था को कायम रखता है और उसमें कुछ कायदे कानूनों को लागू भी करने की उसके पास क्षमता होती है। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे जो वैश्विक तरीके के जैसे इकोनॉमिक से रिलेटेड जो काम हैं, और इसमें जो हेजेमनी या डोमिनेट करता है वो एक देश ऐसा होता है जो ज़रूर इसमें क्या करेगा, कायदे कानून भी लागू करेगा। क्योंकि ये जो है, अगर हम बात करें कि इसमें बेसिकली जो है वो सार्वजनिक वस्तुओं की यहाँ पर बात हो ही जा रही है, यानी कि कुछ ऐसे जिनको हम बोल सकते हैं आपका पब्लिक गुड्स, ठीक है, जिसमें अमेरिका के द्वारा जो वस्तुएं जो है जो बनाई जाती हैं, जो इकोनॉमिक में वो आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो जो है, अगर वो उन चीज़ों को क्या कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है ना, यानी उन चीज़ों की पूरी व्यवस्था करवा रहा है, तो कायदे कानून की क्षमता भी किसके हाथ में यहाँ पर होगी, ये अमेरिका के हाथ में ही होगी। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उन पे क्या करेगा, कानून लागू कर सकता है। तो एक ऐसा देश जो अपनी मर्जी की वस्तुओं को बनाता है और उसके बाद जो है उसमें कायदे यानी कायदे कानून भी क्या है, लागू करता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम बात करें, इससे उसको तो फ़ायदा होता ही है, यानी दबदबे वाले देश को इसमें क्या है, अपने फ़ायदे के लिए वो, अगर भाई वो कोई वस्तुएं जो है वो कर रहा है या बना रहा है या जो भी है सार्वजनिक, यानी कि जो गुड सर्विसेज की बात करें, पब्लिक गुड्स की बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ उसका ही फ़ायदा होगा, इसमें पूरे जो है वर्ल्ड का फ़ायदा होगा। तो इसमें जो है और भी देश जो इसके कॉम्पिटिटर देश होंगे वो भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये जो ओपननेस है, तो उससे इसमें जो है और देशों को भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर हम जस्ट एग्जांपल के लिए भी ले सकते हैं कि भाई अगर हम बात करें किसके, सार्वजनिक वस्तुओं की, पब्लिक गुड्स की बात करें, तो ये एक ऐसी चीज़ों से होता है, किस तरीके के गुड्स की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसे गुड्स जो कोई भी व्यक्ति अगर उसका यूज़ कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जो है उस पब्लिक गुड्स का यूज़ कर रहा है, यानी सार्वजनिक वस्तु का यूज़ करे, तो दूसरे को भी उपलब्ध उसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी ना आए। यानी अगर एक यूज़ कर रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ वो एक के लिए, बल्कि वो सब के लिए क्या होनी चाहिए,
काम के लिए वो सारी चीज़ें जो है वो जो भी यूज़ कर रहा है वो सभी के लिए अवेलेबल हो, यानी एक के लिए ना हो। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए, मैंने इसमें लिखा नहीं बट एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे स्वच्छ वायु हो गई, यानी कि अगर हम बात करें हवा की बात करें, या फिर अगर हम और भी जैसे जो पब्लिक गुड्स में आते हैं उनकी बात करें, तो उसमें एक पर्सन के लिए थोड़ी ना हवा होती है, वो तो सबके लिए ही है। तो ये क्या है आपका, ये आपका हो गया पब्लिक गुड्स। तो अब इसका एग्जाम्पल हम किसके थ्रू इसमें लेंगे, इसमें अब हम एग्जाम्पल लेंगे एक कौन सा, SLOCS, यानी कि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, या अगर हम पब्लिक गुड्स की बात करें तो उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल या बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जो 1 मार्क्स में भी आ जाता है। तो ये क्या है, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज के लिए, यानी कि ये यूज़ किया जाता है मर्चेंट शिप्स, यानी कि सी रूट्स के लिए ये यूज़ किया जाता है, यानी इस्तेमाल व्यापारिक जहाज। जैसे आप देखते हैं कि भाई जो मोस्टली जो व्यापार किए जाते हैं वो जहाज के द्वारा, तो है ना, सी रूट से ही होते हैं बहुत सारे जो व्यापार होते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई अब जब तक इसमें जो है खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं होगी, यानी कि इकोनॉमिक, भाई अगर पूरे इकोनॉमिक की यहाँ पे बात की जा रही है तो यहाँ पर जो है ओपननेस तरीके से ट्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी व्यापार मार्गों का, अगर व्यापार मार्ग हो रहे हैं तो वो बिल्कुल किस तरीके से हो, उसमें फ्रीडम हो। तो अब आप ये भी सोचेंगे कि इसमें अमेरिका ही क्यों, तो आपको पता है अमेरिका एक ऐसी हेजेमनी है, एक ऐसा वर्चस्व उसने रखा है कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर वो प्रोवाइड करवा रहा है, लोगों को चीज़ें मुहैया करवा रहा है, तो उसका इन सभी ये जो सी रूट हो गया है इस पर, तो इसका उसका पूरा क्या होगा, वर्चस्व होगा। आगे जाके अगर कोई भी एक हेजेमनी आती है, एक वर्चस्व आता है, तो आगे जाकर उसका क्या हो सकता है, उसकी हेजेमनी यहाँ पर आ जाएगी, वर्चस्व वो अपना कायम कर सकता है। तो जिसके बाद जैसे जैसे पावर्स बढ़ेंगी, यानी अभी अमेरिका के पास है तो वही इसके लिए कायदे कानून लागू करेगा। समुद्री मार्ग के जितने भी रूट्स वगैरह हो गए उनके लिए क्या क्या कायदे कानून होने हैं, व्यापार मार्ग जो भी होगा वो कौन यहाँ पे कायदे कानून लागू करेगा, अमेरिका के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा आगे है इस वजह से, और वो चीज़ों को प्रोवाइड भी करवाता है, ये इसका रीज़न है। तो दूसरी चीज़ इसमें, पहले जो थे ब्रिटिशर्स थे तो वो भी क्या करते थे, पहले इन जो सी रूट्स होते थे या इन चीज़ों का क्या करते थे कि जो व्यापार होता था उसमें वो सारे कायदे कानून लागू करते थे, क्योंकि पावर उन्हीं के हाथ में थी। तो अब अमेरिका के हाथ में, तो वो इकोनॉमिक में आ गया है तो वो अपने तरीके से कायदे कानूनों को लागू कर सकता है। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपका किस में आ जाएगा, पब्लिक गुड्स में, जिसमें व्यापार जो है, जैसे कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात कर रखी है, जिसमें समुद्री व्यापार मार्ग, तो इससे जो है खुलेपन, अगर इसमें खुलापन नहीं होगा तो व्यापार इससे अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो है ये इसकी इकोनॉमिक पावर की वजह से ये सारे कायदे कानून इस पर लागू कर सकता है, नियम इसमें तय करता है। उसके बाद इसमें जो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लोबल पब्लिक गुड्स इज़ द इंटरनेट। तो अगर हम पूरे वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण देखें तो वो क्या होगा, आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, आज इंटरनेट के जरिए जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो पॉसिबल हो पाया, जगत जोड़ता जाल, ठीक है। तो ये पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलता है इंटरनेट। तो हम ये भी नहीं भूल सकते कि जो इंटरनेट है वो क्या है, अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना, यानी कि जो अमेरिका ने जिस तरीके का क्या किया था, उसने एक रिसर्च किया था इस प्रोजेक्ट में 1950 में, तो वो इसी का क्या है, आउटकम है। जब इसने इसमें क्या किया, परियोजना यानी एक प्रोजेक्ट बनाया, एक प्रोजेक्ट दिखाया 1950 में, तभी ये इसके आउटकम निकले, इसके परिणाम निकले। तो इसी की वजह से इंटरनेट जो है आया। तो आज भी इंटरनेट में जितने भी सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, ठीक है, तो वो सैटेलाइट पर, इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट पर डिपेंड करता है, और इनमें से अधिकांश, अब इसमें भी मैंने ये वाला थोड़ा मेंशन नहीं किया, अब इसमें क्या आप सुन लेना, इनमें से जो बहुत कुछ सैटेलाइट है, बहुत सारे, वो सिर्फ अमेरिका के ही हैं। तो वो पूरे सैटेलाइट में यानी उपग्रह में क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अमेरिका के ज़्यादा हैं, तो इंटरनेट का भी इसका एक बहुत, हम पब्लिक गुड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं इंटरनेट, ठीक है, जो इसकी ही देन है। अब ये तो बता रहे हैं कि भाई पूरी अर्थव्यवस्था में कैसे आगे बढ़ रहा है। अब देखो प्रौद्योगिकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, ये पूरा सारा आपका नहीं, ये स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा कि इसकी ढांचागत किस तरीके से, तो हम इसको एक एक करके देखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो उसके बाद इसमें जैसे बताया गया है कि भाई अगर हम बात करें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में, विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था ने इकोनॉमिक की बात करें, तो अमेरिका का 28% जो है उसकी यहाँ पर क्या है,
28% जो है वहाँ पर उसकी क्या है, इकोनॉमिक में अगर हम बात करें तो 28% की भागीदारी उसकी है, शेयरिंग वो इतना करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर व्यापार की भी बात करें तो 15% कुछ व्यापार में भी इसका क्या है, कुछ हिस्सा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है इसका एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो इसका स्ट्रक्चर पावर की अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल, तो इसमें आप ले सकते हैं भाई कि इसमें जो है इनका अमेरिका की जो आर्थिक प्रबलता की एक और है वो क्या है, इसका MBA। हाँ, MBA। ठीक है, इसको भी याद रखना, 1 मार्क्स में आ जाए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वो है एकेडमिक डिग्री कॉल्ड द मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिग्री है जो आपने सुनी भी होगी और मोस्ट ऑफ द जो मतलब लोग होते हैं वो इसी को क्या करते हैं, आजकल इसी में ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या इसको प्रेफर भी करते हैं कि भाई हाँ ये होना चाहिए। तो MBA जो है डिग्री ये भी किसकी देनी है, अमेरिका की है। ठीक है, तो पूरे आजकल आप देख रहे हैं कि सिर्फ पहले स्टार्टिंग जो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें इसकी तो ये पहला स्कूल जो बिज़नेस खुला था, ठीक है, वो यहीं पर, और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका 1881 में। और MBA की शुरुआती पाठ्यक्रम यानी फर्स्ट कोर्स वर इनिशिएटेड अराउंड 1900 यानी 1900 में ये स्टार्ट हुआ था, MBA की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जो है अमेरिका से बाहर जो है MBA की जो पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी इस कोर्स की, 1950 में। यानी जो आउटसाइड था यानी कि MBA की स्टार्टिंग तो जैसे अमेरिका में वो मैंने डेट बता दी, अब जो ये बाहर यानी आउटसाइड में जो स्टार्ट हुआ था वो 1950 में हुआ था। तो होप सो आपको ये जो स्ट्रक्चर पावर है वो समझ आया होगा, ढांचागत ताकत, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो अगर ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर का मतलब यहाँ पे है क्या, आपका सॉफ्ट पावर से मतलब है आपका सांस्कृतिक अर्थ में। तो आप आज देख सकते हैं कि वेस्टर्न का हम कितनी चीज़ों को वेस्टर्न को अपना रहे हैं, पश्चिमी देशों की नकल कर रहे हैं, तो वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो सॉफ्ट पावर में भी अब एक बात बता दूँ कि उसकी जो स्ट्रक्चर पावर और उसकी जो हार्ड पावर है ना, वो किस वजह से इतना उसकी ग्रोथ हुई है, वो पूरा जो है क्रेडिट जाता है वो सॉफ्ट पावर से, क्योंकि सॉफ्ट पावर में वो आगे बढ़ा तब उसने अपने आप को हार्ड पावर में यानी सैन्य में भी अच्छा बनाया और अपने आप को ढांचागत में भी काफ़ी अच्छा बनाया। तो अगर हम अब की बात करें तो भाई हर एक ऐसा देश होता है कि जो अपने तरीके से काम करता है और उसके तरीके से फिर और देश भी चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कल्चर में, आप देख सकते हैं कि कोई हमें ज़बरदस्ती नहीं बोलता कि आपको वेस्टर्न अपनाना है, बट लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उनकी संस्कृति को, उनका जो कल्चर है उनको अपना रहे हैं। अब ज़बरदस्ती तो वो नहीं कह रहे, लेकिन पहले क्या होता था कि हाँ भाई क्या होता था कि ज़बरदस्ती करवा के भी किया जाता था, अब भी करवाया जाता है। लेकिन अगर हम अब देखें तो इस टाइम पे हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती कि भाई हमें उसमें क्या है, उनकी जितनी भी चीज़ें उनको अपनानी ही है, वो हम अपनी मर्ज़ी से क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो आज अमेरिका का सिर्फ सैन्य शक्ति या आर्थिक में ही जो है अगर हम बात करें इसकी, तो मिलिट्री पावर में या इकोनॉमिक में ही आगे नहीं है, बल्कि कल्चर प्रेजेंस भी इसका है। यानी कि हम संस्कृति की बात करें तो सांस्कृतिक रूप में भी ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो दुनिया भर में ये सफलता इसने पाई है, विश्व में पूरा ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से पॉपुलर है इसकी। तो इसने 20वीं सेंचुरी में जो है इसका जो इसने एक तरीके से बर्ताव करना शुरू किया वो 20वीं सेंचुरी में आ चुका था और अपने तरीके से काम करने ने शुरू कर दिए थे। तो अमेरिका की मोस्ट ऑफ जो सॉफ्ट पावर है ना, तो उसकी जो है हमें बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, बड़ी लुभावनी लगती है उसकी जो संस्कृति है। ठीक है, इसी की वजह से वो ज़्यादा क्या है, ताकतवर है इस टाइम पे, क्योंकि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी चीज़ों की तरफ, या हम जो अपना रहे हैं उनके कल्चर को काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। तो इस वजह से हम क्या हो रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस वजह से वो ताकतवर बनता चला जा रहा है। तो उसका एक जो है जोर ज़बरदस्ती से नहीं, अब देखो वर्चस्व की अगर बात करें, अगर हम इसके कल्चर की बात करें तो वो जोर ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से भी, यानी भाई मान लिया देशों ने अपना लिया तो रजामंदी हो गई, जोर ज़बरदस्ती थोड़ी ना किसी से कि फोर्स करवा रहे हैं कि हाँ भाई हमारे कल्चर को अपनाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हम फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तो हम वो जब हमसे क्या है, रजामंदी से अपनी बात मनवा रहे हैं।
तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। अब आपने जैसे कि स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा होगा तो उस टाइम पे आपने एग्जाम्पल के उसमें देखा होगा ऑनरी जो था जीन्स का, जो बहुत ही एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था उस टाइम में। तो आजकल नॉर्मल है ये चीज़ें। तो कल्चर में वो क्या है, वो आगे बढ़ रहा है। और ये जो है जीन्स का काफ़ी, जैसे और भी आप देख सकते हैं वेस्टर्न का, वो काफ़ी पॉपुलर होता भी जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, अगर कोल्ड वॉर के टाइम की बात करें, है ना, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, तो यूएस जो था, यूएस ने जो है सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात देना पाना मुश्किल था। अब आपको पता है कि जो कॉम्पिटिटर कंट्रीज थी यानी अमेरिका और यूएसएसआर, है ना, तो ये मिलिट्री में दोनों ही इक्वल थे, बैलेंस था। तो अब सोवियत संघ को मात दे पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि दोनों ही इक्वल थे, ये आपने पढ़ा भी था। तो अब इसने क्या किया, अब इसने धीरे धीरे करके अपना जो कल्चर था ना उसको आगे बढ़ाया, उसमें डोमिनेंस करना शुरू किया। तो जब उसमें वो अच्छा हुआ तो उसने अपने स्ट्रक्चर पावर को भी काफ़ी आगे आगे बढ़ा दिया था। और फिर वो धीरे धीरे करके किस में अच्छा जाने लग गया था, वो अपना जो मिलिट्री था यानी सैन्य की बात करें तो उसमें भी उसने बाजी मार ही दी। ठीक है, तो अब फिर आपने देखा कि उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया और अमेरिका काफ़ी ऊपर उभरा। और उसके बाद उसने अपने कैपिटलिज्म के, उससे पूंजीवाद की अगर हम बात करें तो उसके ज़रिए उसने अपने आप को बहुत ही आगे बढ़ा दिया था। तो अब ये अगर जाहिर सी बात है कि भाई अब देखा जा रहा है तो संस्कृति में जो है उसका प्रभुत्व वो धीरे धीरे करके यानी उसका डोमिनेंस जो है वो धीरे धीरे करके हासिल भी कर रहा है। तो एक तरीके से यूएस सॉफ्ट पावर में ही बहुत आगे था। सॉफ्ट पावर की वजह से ही यानी संस्कृति की वजह से कहीं ना कहीं उसने अपने स्ट्रक्चर को भी यानी अपनी संस्कृति को भी और साथ साथ में अपनी जो सैन्य की बात करें यानी हार्ड पावर की बात करें उसको उसने काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ाया। तो ये थे हमारे दो टॉपिक, यानी आपका हेजेमनी एज अ स्ट्रक्चर पावर और आपका एज अ सॉफ्ट पावर हेजेमनी, है ना। तो ये तीनों ही जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्ड पावर हो गया या आपका सॉफ्ट हो गया या आपका स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन मोस्टली जो पूछा जाता है वो स्ट्रक्चर पावर इसकी पूछी जाती है, ढांचागत, और ये इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं और एक साथ में भी एक्सप्लेन करके जो बोला जाता है कि भी एक्सप्लेन करो इनको, तो उसमें भी, लेकिन मोस्टली ये इंडिविजुअली पूछे जाते हैं जिसमें आपका जो है स्ट्रक्चर पावर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो जो नेक्स्ट हम पार्ट में करेंगे वो 20 का 2-3 टॉपिक और बचे हैं, देन ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।